सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारे 6 टॉपिक जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, 6 लेक्चर्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा 7th लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में। और अभी तक अगर आपने वो 6 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर्स कवर करें, उसके बाद जो है आप 7th लेक्चर पे आएँ। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर 1 से जो है आप लोग स्टार्ट करें, उसके बाद जो है क्रोनोलॉजिकली सिस्टमेटिकली जैसे हमने लेक्चर्स लिए हैं उस तरह से उन्हें जो है पढ़ते जाएं और आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स पे आते जाएं। तो आज हमारा 7th लेक्चर है। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं कि हमने इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें क्या क्या कवर कर लिया है और क्या अब हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे आपका सिलेबस जो है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यहाँ से हमने फर्स्ट लेक्चर जो है शुरू किया था। उसी के साथ साथ हमने थोड़ा सा इंट्रो जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी इसके साथ में कवर किया था। उसके बाद इसका मीनिंग हो, टाइप हो या मेजरमेंट्स हो, ये सब कवर करने के बाद हम जो है थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ जो है वो गए थे। कंज्यूमर की थ्योरीज जो हैं उसमें बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, या जितने भी ये टॉपिक्स थे वो सब हमने कवर किए, जो कि पूरे के पूरे किसके अंडर आते थे, कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर आते थे। हालांकि अभी जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं, लेक्चर्स कर रहे हैं, वो भी कंज्यूमर थ्योरीज के अंडर ही आते हैं, कंज्यूमर थ्योरी एंड डिमांड के अंदर ही आते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड के अंडर आते हैं, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से देखा। आज या ये जो लास्ट के 2 लेक्चर्स के, इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी देख रहे हैं, जिसमें मेनली हम इंडिफरेंस कर्व को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पढ़ना बाकी हैं। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स में ये कवर होगा, जहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं, आज भी जो हमारी ये जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट है आपके, हर उस टॉपिक को मैंने कवर किया है इन डिफरेंस करके, जिससे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट का भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो अटैच है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमी की सीरीज जो है हमने काफ़ी पहले से जो है वो स्टार्ट करके रखी है। आज इसका जो है हमारा 7th पार्ट है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं, ये पूरी पीपीटी जो है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स जो है वो आपके सामने है। ठीक है, सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया, जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो इंडिफरेंस कर्व के रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया इसे समझना कि इसमें आखिर क्या है, क्या चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है, और इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने यहाँ से देखा। और उसके बाद इंडिफरेंस कर्व कैसे फॉर्म हुई, कैसे इसकी शेप है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है, वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ठीक है, इससे हमने अच्छे से डिस्कस किया और समझा आखिर इसका मतलब क्या है। उसके बाद हम इंडिफरेंस मैप पे गए। ठीक है, लास्ट लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिफरेंस मैप आखिर होता क्या है, कैसे एक के बाद दूसरी इंडिफरेंस कर्व पर जाने से कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है, और सेम इंडिफरेंस कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है हमने लास्ट लेक्चर में कवर की। इसी के साथ साथ बजट लाइन जो है हमने वो भी कवर किया लास्ट टॉपिक, और इसकी इक्वेशन जो है मेनली, ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसे हमने कवर किया। और उसी के साथ साथ लास्ट टॉपिक, यानी लास्ट लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मतलब जो टू गुड्स हम ले रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट टाइम जो है वो कवर की थी, और इसका जो फॉर्मूला था हमने वो भी देखा कि जो हमारा एम आर एस एक्स एंड वाई है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी कि कितना गिव अप आप कर रहे हैं वाई कम्युनिटी का, वाई गुड का, फॉर द गेन ऑफ
एक्स क्यूमिडिटी, जो सेकंड क्यूमिडिटी है उसको गेन करने के लिए। और आपने ये भी देखा कि ये जो रेट है, कौन सा रेट, ये सेक्रीफाइसिंग का जो रेट है जिसको हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला, ये जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ये कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे इंडिफरेंस कर्व पे, ये कम होता जाएगा। किसके, कौन सा रेट, जो सेक्रीफाइसिंग रेट है, जो कि आप y को गिव अप कर रहे हैं x को, एक x का एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए। ठीक है, तो इनके ये जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस चीज को आपने यहाँ भी देखा कि यहाँ पे हमने लिखा था कि MRS डिमिनिशिंग अलोंग एन इनडिफरेंस कर्व व्हेन वी मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, कि जब हम ऊपर की साइड से अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आएंगे तो ये MRS जो है आपका, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिमिनिशिंग होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने पूरी चीजें जो है वो डिस्कस की थी। तो आज एक्चुअल हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व से। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व का मतलब यह है कि इंडिफरेंस कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जो आपने इंडिफरेंस कर्व देखी, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की, ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको इंडिफरेंस कर्व की शेप का पता चल सके। ठीक है, अभी तक आपको हमने इस चीज के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं की कि इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है, उसकी शेप जो ये डाउनवर्ड है या कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, ये क्यों है, इन चीज़ों के ऊपर हमने अभी डिस्कशन नहीं की, जबकि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आज की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, बेसिकली इनमें हम यही सब चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो कि इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, वो है कि इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है वो ऑलवेज क्या होगी, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगी। मतलब कि ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है, ये आपको इस तरह से दिखेगी, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये कभी भी आपको इस तरह से नहीं दिखेगी। हालांकि इसके शेप में चेंजेस होंगी, जो कि इसी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या इंडिफरेंस कर्व की शेप कॉन्वेक्स से कुछ और हो सकती है, चेंजेस आ सकती हैं, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हाल अभी आपको सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टीज की याद रखनी है कि इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्यों कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है वो भी आपको जानना जरूरी है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग है, वो क्या है, डिक्रीजिंग है, वो क्या है, डिक्रीजिंग है। क्यों, ये हमने इस लास्ट स्लाइड में यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये जो सेक्रीफाइस का रेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूं, ये जो एक्स क्यूमिडिटी और वाई क्यूमिडिटी के बीच में क्या है, सेक्रीफाइसिंग का रेट है, वो जैसे जैसे एक इंडिविजुअल मूव करता जाएगा इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, तो वो सेक्रीफाइसिंग का रेट जो है वो कम होता जाएगा। सपोज दैट कि पहले जब y1 से एक कंज्यूमर y2 पे गया और x1 से x2 पे गया, तो यहाँ पे एक यूनिट, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 यूनिट गेन करने के लिए किसका, x का, उसने यहाँ पे 2 यूनिट, सपोज दैट टू यूनिट्स जो हैं वो किसके गिव अप किए, y के गिव अप किए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे वो और नीचे यहाँ से जाता जाएगा, आप देखते जाएंगे कि ये गैप जो है ये कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जब वो एक्स क्यूमिडिटी को ज्यादा कंज्यूम करने लग गया है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। अब उसको एक्स क्यूमिडिटी की यूटिलिटी कम होती हुई दिखेगी। ठीक है, क्योंकि वो एक्स गुड को कम कंज्यूम करना चाहेगा। जब उसकी कंजम्पशन वो कम करना चाहेगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम हो गई है, तो वो वाई का जो सेक्रीफाइस रेट है एक्स के लिए उससे भी कम कर देगा। इसलिए ये आपको डिमिनिशिंग होता दिखाई देगा। जिससे हुआ क्या कि जो हमारी इनडिफरेंस कर्व इस तरह से चली आ रही थी, वो आपको यहाँ से इस तरफ मूव होती दिखाई देगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इनडिफरेंस कर्व की शेप है वो कन्वेक्स टू द रीजन है। और क्यों है, because of diminishing marginal rate of substitution. Okay, as the consumer consume more and more of one good,
हिज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस गुड कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझाई कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स गुड को कंज्यूम करने लग जाएगा तो उसके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती दिखाई देगी। इसके बाद ही इज विलिंग टू गिव अप लेस ऑफ अदर गुड, इसलिए वो वाई को अब कम उसके लिए गिव अप करेगा उसे गेन करने के लिए। देयर फोर इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको आईसी जो है हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो कैसी दिखेगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन दिखेगी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरह से है, आईसी इस तरह से है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड है, ना कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अपवर्ड है, ठीक है। ऊपर की तरफ नहीं है, उसका स्लोप डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि it implies that as consumer consume more of one good, he must consume less of quantity of other good, that so that the total utility remain the same। इसलिए आप देखेंगे कि हमने एक चीज प्रॉपर्टी पढ़ी कि इस इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा, ए बी सी कोई भी पॉइंट होगा, उस पे हर एक पॉइंट पे उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए कंज्यूमर चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन पे जाए, ठीक है, चाहे इस कॉम्बिनेशन पे जाए, इस या इस कॉम्बिनेशन पे जाए या थर्ड कॉम्बिनेशन पे जाए, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। जिसकी वजह से जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो डाउनवर्ड है। देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है, आप उससे कंक्लूड करके निकाल सकते हैं इसका कंक्लूजन कि ड्यू टू दिस नेचर की एक चीज की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसीलिए एक तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है और दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको देगी। तो यहाँ पे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसे एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इंडिफरेंस मैप देख रहे हैं। इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या है, हम पढ़ के आए हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक और इंडिफरेंस कर्व दो, जहां एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स होंगी उसे क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक, दो और इसके बाद एक और इंडिफरेंस कर्व आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊं इस तरह से ये आ जाएगी इंडिफरेंस कर्व 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में तीन इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो हो गई हैं, यानी अब ये एक इंडिफरेंस मैप हो चुका है। क्या हो चुका है, इंडिफरेंस मैप, ठीक है। तो इस इनडिफरेंस मैप पे आप देखेंगे कि जो इनडिफरेंस कर्व फर्स्ट है उसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट ए जो है आपको दिखाया जा रहा है। इनडिफरेंस कर्व जो सेकंड है उसके ऊपर यहाँ पे बी पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ आगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट सी भी लूँ, यहाँ पे x3 भी लूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व 1 पे था, ठीक है, तो वो y का इतना कंज्यूम कर रहा था y1 और x का कितना कंज्यूम कर रहा था x1, ठीक है, इतना समझ आया। जब वो b पॉइंट पे गया y का तो वो उतना ही कंज्यूम कर रहा है y1, लेकिन x का वो अब x2 कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, x का वो x2 कंज्यूम कर सकता है। और c जब वो c पॉइंट पे जाएगा यानी इंडिफरेंस कर्व 3 पे जाएगा तो y का तो वो y1 ही प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहा है, लेकिन x का वो x3 जो है वो कंज्यूम कर सकता है। मतलब बिना y की सेक्रीफाइस किए उसने x1 से x3 तक जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इतना समझ में आया। इसलिए जब वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि इमेज जो है हमारे सामने है कि एक से जब दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे आप शिफ्ट होगे तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। वही चीज यहाँ पे दिखाई है। बंडल ए ऑन इंडिफरेंस कर्व C1 कंटेन्स OY1, ठीक है, OY1 यहाँ से यहाँ तक, और क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई सॉरी एंड OX किसके लिए, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे OX क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसी चीज को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। नाउ हमारे पास में फोर्थ प्रॉपर्टी है इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो एक है इनडिफरेंस कर्व की, कि जो दो इनडिफरेंस कर्व्स होंगी
वो कभी भी एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अंडरस्टूड? कि इस तरह से वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अभी हमने पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। नो, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व 1 है और इंडिफरेंस कर्व 2 है, ठीक है। जो इंडिफरेंस कर्व 2 है वो हायर है इंडिफरेंस 1 से, ठीक है। ये जो है, ये मैं इसके आगे लिख दूं, ये लोअर इंडिफरेंस कर्व है और ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहां से जब कंज्यूमर यहाँ पे जाएगा तो थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। बट यहाँ पे एक पॉइंट बी आपको दिखाई दे रहा है, जो कि किस पे है? पॉइंट इंडिफरेंस कर्व 1 पे भी है, इंडिफरेंस कर्व 2 पे भी है। तो इस पॉइंट बी पे आपको क्या दिखेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या दिखेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मेरा क्या मतलब है? मतलब कि 1 पे भी वही सेटिस्फेक्शन, 2 पे भी वही सेटिस्फेक्शन। जब ऐसा हो जाएगा तो ये पॉइंट बी वायलेट कर रहा है हमारे थर्ड प्रॉपर्टी को, कि हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जबकि आइडियली देखा जाए तो जो बी है, सॉरी, जो इंडिफरेंस का सेकंड है, उस पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था। जबकि यहाँ पॉइंट सी पे देखेंगे आप, तो ए जो है, ए इंडिफरेंस का 1 पे है, लेकिन ये इसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और इस पे जो है आपको कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है मिल रही है, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेस सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जिस वजह से ये हमारे थर्ड प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा। इसलिए हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। यही जो पूरी स्टोरी है वो यहाँ पे लिखी है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप उसमें से इजीली जो है रिवाइज कर सकते हैं। मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करना यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप उस पर फिलहाल जो है फोकस करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में, अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आई थिंक छूट गई, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कि जो हमारी इनडिफरेंस कर्व है वो किसी भी नेवर टच एनी एक्सिस, ठीक है। वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। इसकी अगर मैं डायग्राम यहाँ पे आपको अलग से बना के बताऊं, चलो यहीं पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। कि आपकी जो इनडिफरेंस कर्व है वो ना ही यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, मतलब यहाँ पे गुड एक्स है और यहाँ पे गुड वाई है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर मैं इंडिफरेंस कर्व बनाऊं इस तरह से, वो ना ही इस एक्सिस को, या हमारी इंडिफरेंस कर्व है, वो ना ही इस एक्सिस को टच करेगी ना ही इस एक्सिस को टच करेगी, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा? अगर वो इस एक्सिस को टच करे, इट मींस कि वो पूरी कंजम्पशन जो है वो एक्स गुड की कर रहा है और वाई गुड को जीरो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और अगर वो वाई एक्सिस को टच करेगा तो मतलब वो सारी कंजम्पशन वाई गुड की कर रहा है और एक्स गुड की यहाँ से यहाँ पे जीरो कंजम्पशन कर रहा है, जो कि वायलेट करता है अगेन किसको? हमारे इंडिफरेंस प्रॉपर्टीज को, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को। तो ये पांच कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने अभी आपको बताई इंडिफरेंस कर्व की। नाउ नाउ वी हैव assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम assumptions क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। क्योंकि हमें अगर assumption पता होगी, बेसिकली हम ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये है हमारे पास में इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। क्या है? थ्योरी। तो जब हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ अजम्पशंस होंगी, ठीक है। तो हर एक थ्योरी की अजम्पशंस होती हैं, क्योंकि ये थ्योरी जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कहाँ से शुरू हुई? कंज्यूमर थ्योरीज से शुरू हुई, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड थ्योरीज से शुरू हुई, ठीक है। सो वी हैव फर्स्ट अजम्पशन, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। अब जब हमने ये, अब हम आगे जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे, या हमने कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच से भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हमने देखा, तो हमने देखा कि कंज्यूमर के पास में कुछ क्या है? अपनी इनकम है, और हम वो अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्या है? वो फिक्स्ड है, वो जो इनकम है वो फिक्स्ड है। वही चीज यहाँ लिखी है, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, होल ऑफ विच इज इट स्पेंट ऑन टू गुड्स, जो कि जब वो मार्केट में जाएगा तो दो चीजों के ऊपर फुल्ली स्पेंड करेगा। जैसे उस दिन एग्जांपल ली ना बच्चे हमने, कितनी? कि एक कंज्यूमर के पास में 24 रुपीज है और उसने ₹12 जो है वो एक गुड के ऊपर और ₹12 जो है वो
अनदर गुड के ऊपर जो है, गुड ए और गुड बी के ऊपर जो है वो स्पेंड किए। यही तो उस दिन हमने एग्जांपल ली थी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो कि एक कंज्यूमर है, उसके पास जो मनी है, जो इनकम है, एक तो वो फिक्स्ड है और दूसरा उस फिक्स्ड इनकम को वो दो चीज़ों के ऊपर फुल्ली स्पेंड करेगा, कुछ भी बचा के अपने साथ वापस नहीं लाएगा जब मार्केट में जाएगा। और गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड, और कंडीशन ये भी है कि वो दो चीज़ें जो खरीदेगा वो गिवन द मार्केट प्राइस पे ही खरीदेगा। जैसे उसने एग्जांपल ली कि जो ए गुड है वो 2 रुपी पर यूनिट है, ठीक है, और जो बी है वो 3 रुपी पर यूनिट है। यही कुछ इस तरह की एग्जांपल हमने ली थी कार्डिनल यूटिलिटी में, ठीक है। नाउ सेकंड assumption इज इट इज assumed दैट कंज्यूमर हैज नॉट रीच द पॉइंट ऑफ स्टेटरी, ठीक है। स्टेटरी का पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला, कि ये वाला पॉइंट जो है वो कंज्यूमर कभी भी रीच नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी खैर इसकी assumption जो है वो पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ द गुड। अब कंज्यूमर जो है, यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे बताएगा, वो किसी नंबर में नहीं बताएगा, वो किस चीज़ में बताएगा, रैंक में बताएगा। जो हमने ऑलरेडी पता है कि जो हम ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं, उसमें रैंक या फिर ऑर्डर्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, ना कि नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम फॉलो करेंगे। तो एक अजम्पशन ये भी है कि कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, जो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है उनको उनकी प्रेफरेंस किस तरह से देगा, रैंक के अकॉर्डिंग। और फोर्थ है इट इज अज्यूम दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी MRS जो है वो डिमिनिशिंग होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे कंज्यूमर इंक्रीज करेगा, एक गुड को सेक्रीफाइस करके दूसरी को इंक्रीज करेगा। और द लास्ट वन इज कंज्यूमर इज रेशनल पर्सन, यानी वो वेल अवेयर है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को उसे कंज्यूम करना है और किस चीज़ को नहीं करना है। इन सारी चीज़ों के लिए वो वेल अवेयर है, इसलिए हम उसे एक रेशनल पर्सन बोल रहे हैं। ही ऑलवेज एम टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसे पता है अपना वेलफेयर उसे कैसे करना है, कैसे उसे अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करनी है। नाउ दीज आर द assumptions of indifference curve theory. Now we have to proceed टू द मेन टॉपिक जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है, कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एज स्टेटेड अर्लियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन ही गेट्स, कौन, कंज्यूमर, व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करे एंड ही फील्स नो नीड टू चेंज हिज पोजीशन, और अब वहां से वो चेंज ना करना चाहे, ठीक है। आपने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में भी देखा कि अब कंज्यूमर इस पोजीशन पे है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। याद है आपको कि हमने सिंगल क्यूमुलेटिव केस में इसी तरह से देखा कि अब कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन में है जहां पे जितना उसने प्राइस पेड किया है उतनी उसको मार्जिनल यूटिलिटी उस पर्टिकुलर गुड जो कि गुड एक्स है उससे मिली। अब नहीं चाहता कि वो और चीज उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करे, मतलब एक्स गुड को कंज्यूम करे और आगे और प्रोसीड करे यूनिट्स में, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी या तो ज्यादा हो जाएगी प्राइस से, या मार्जिनल यूटिलिटी जो है हो सकता है कम हो प्राइस से। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन को अब क्या करे, अल्टर करे या चेंज करे, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिफरेंस कर्व में भी हम देखेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी पोजीशन होगी जिसको कंज्यूमर आप चेंज नहीं करना चाहता, सब्जेक्ट टू हिज इनकम। हो तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि इनकम उसके लिए एक बैरियर का काम करेगी। अभी हम देखेंगे कि जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में टॉपिक यही था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा, बजट लाइन का कंसेप्ट। तो बजट लाइन एज अ कंस्ट्रेन जो है, एज अ हर्डल जो है एक कंज्यूमर के लिए काम करेगा, ठीक है। उसके लिए उसकी इनकम जो है उसके लिए एक तरह से क्या है, बैरियर है, ठीक है। एंड मार्केट प्राइस ऑफ द टू गुड्स, ठीक है। मार्केट प्राइसेस जो दो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है उनको नजर में रखते हुए, उसकी इनकम को नजर में रखते हुए, जब वो एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसको चेंज ना करना चाहता हो, वहां पे उसे ऐसा लगे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और वो पॉइंट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कैसे अचीव होता है वो आज हम देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, बट विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। आज हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से देखना है, जो कि है
indifference curve, ठीक है। Now conditions of consumer's equilibrium according to indifference curve approach. A consumer will be at equilibrium when, जब first budget line is tangent to the indifference curve. अब आपको बजट लाइन जो है वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास में बजट लाइन। हम बजट लाइन को लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ के आए हैं कि बजट लाइन क्या है। मैंने बोला था कि जब हमने अज्यूम किया था लास्ट टाइम भी कि कंज्यूमर के पास में 100 रुपीज़ हैं और वो मार्केट में जाता है, जब इसी 100 रुपीज़ की अजम्पशन को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे, ऐसे ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे कि भाई ये जो लाइन है ये 100 रुपी वाली लाइन है, इससे बाहर कंज्यूमर जो है वो नहीं जा सकता, ठीक है। इससे बाहर कंज्यूमर नहीं जा सकता, इसके अंदर अंदर कंज्यूम कर सकता है। ये मैंने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में विद डायग्राम, यहाँ पे देखो विद डायग्राम जो है पॉइंट्स दे के यहाँ पे जो है अच्छे से समझाया था कि अगर 3 यूनिट एक के करेगा और 1 यूनिट गुड एक्स का करेगा, विद एग्जांपल जो है प्राइसेस से मैंने समझाया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें, जिसको हमने क्या बोला था, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला था? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तभी मैंने हर लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि आप फर्स्ट लेक्चर से देखते हुए सीरीज को आगे चलें, ठीक है। नाउ आपके पास और क्या है? हाँ, अब बजट लाइन, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि कंडीशंस क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे कि ये जो बजट लाइन है ये टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट मतलब टच होनी चाहिए किसके साथ में? इंडिफरेंस कर्व के साथ में। यहाँ पे देखेंगे आप, ये ए और ये बी, ये ए बी क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये ए बी जो है ये आपकी बजट लाइन है। ये क्या है? बजट लाइन है, ठीक है। ए बी आपकी बजट लाइन है और हमने लिखा क्या कि ए बी जो है ये बजट लाइन जो है ये क्या होनी चाहिए? टेंजेंट होनी चाहिए, टच होनी चाहिए किसको? इनडिफरेंस कर्व को। तो ये आप देखेंगे कि ए बी लाइन यहाँ जहां जहां से जा रही है ये इनडिफरेंस कर्व को 3 जगह पे टच कर रही है। द फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट सी, द सेकंड पॉइंट इज पॉइंट ई एंड द थर्ड पॉइंट इज पॉइंट डी। अंडरस्टूड? 3 जगह पे ये टच कर रही है, ठीक है। नाउ अगेन उसके बाद क्या बोल रहा है? द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। सेकंड, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। अब आपको याद है, अब आप लोगों को याद है कि हमने बजट लाइन का एक स्लोप निकाला था, ठीक है। बजट लाइन का एक स्लोप निकाला था कि प्राइस ऑफ एक्स मस्ट बी डिवाइडेड विद प्राइस ऑफ वाई, यानी जो आप वाई क्यूमिडिटी को छोड़ रहे हैं, उसके प्राइस को छोड़ रहे हैं एक्स क्यूमिडिटी को लेने के लिए, ठीक है। इस तरह से बजट लाइन में उसका जो रेट है उस रेट को हमने बोला मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, और उसी के फॉर्मूला को हमने बोला क्या? पी एक्स बाय पी वाई, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? स्लोप ऑफ बजट लाइन। और स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व हम अभी अभी पढ़ के आगे की तरफ आए, वो क्या था हमारा? यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई, जिसको हमने बोला क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। कितना चेंज हो रहा है एक्स में, डिवीजन टू कितना चेंज हो रहा है वाई में, ठीक है। यही चीज पड़ी। नाउ यहाँ पे देखें तो अब सेकंड क्या है? इनडिफरेंस कर्व का स्लोप। दोनों यहाँ पे लिखे हैं एम आर एक्स, एम आर एस एक्स वाई, यानी एक्स वाई क्या है? गुड एक्स एंड गुड वाई। प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई क्या है? प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है। इसके नीचे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स क्या होता है? हमारा एम आर एस होता है, और इस तरफ पी एक्स बाय पी वाई। तो एट द एंड जो है आप देखेंगे कि कंज्यूमर जो है वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। ध्यान से सोच के देखें, कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम में है जहां पे एक तो जो उसकी मैक्सिमम इनडिफरेंस कर्व है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को कि ये आपके सामने क्या है? ये है आपके सामने इनडिफरेंस मैप, है ना। इनडिफरेंस मैप क्यों? क्योंकि इस पे एक से ज्यादा इनडिफरेंस कर्व्स है। अंडरस्टूड? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज्यादा इनडिफरेंस कर्व है तो वो इनडिफरेंस मैप हो गया। नाउ एक प्रॉपर्टी आपको फिर से रिमाइंड करवाऊं कि हायर इनडिफरेंस कर्व मींस
हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ध्यान से देखें कि आपके पास में IC1 है, IC2 है, IC3 है, और हमने बोला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू इंडिफरेंस बजट लाइन इन टेंजेंट होंगी इंडिफरेंस कर्व से, और ये सिचुएशंस 3 बन रही हैं। तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका कौन सा? पॉइंट ई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ई। तो फिर जो पॉइंट सी है और पॉइंट डी है वो क्यों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं है? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो पॉइंट सी और डी हैं वो दोनों पॉइंट किस पे हैं? IC1 पे है, इंडिफरेंस कर्व 1 पे है। और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, पॉइंट ई, वो कहाँ पे है? वो IC2 पे है। यानी अब कंज्यूमर यहाँ पे अगर वो कंज्यूम करता है कितना, यहाँ पे देखें, ठीक है, डी पे, तो वो एक्स का 2 तो कंज्यूम करेगा, बट वाई का जो भी अमाउंट यहाँ पे स्टार हम ले लेते हैं वो करेगा, ठीक है। जब उसके पास में बेटर ऑप्शन है कि वो IC1 से IC2 की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि IC2 जो है वो उसको क्या देगी? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी यहां पे अगर वो मूव करे तो वो वाई का भी वाई की कंजम्पशन भी बढ़ा सकता है और एक्स की कंजम्पशन भी बढ़ा सकता है विदाउट सेक्रीफाइसिंग। ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी? अगर आपको याद हो तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हमने पढ़ी कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा प्रेफर करेगा कि वो एटलीस्ट किसी एक गुड का ज्यादा कंजम्पशन करे एज कंपेयर टू अदर, और अदर का भी वो देख के चले कि बाकी के कंपेयर में उसका ज्यादा कंजम्पशन हो रहा हो। तो सीधी सी इसमें बात यह है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों सी और डी पे नहीं है? क्योंकि सी और डी पॉइंट जो है ये लाई करते हैं IC1 पे, जो कि लोवेस्ट IC इंडिफरेंस कर्व है, और ई पॉइंट जो है वो क्यों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है? क्योंकि वो लाई करता है हायर इंडिफरेंस कर्व जो कि IC2 है। नाउ वी हैव वन अनदर पॉइंट दैट इज पॉइंट जी, जो कि अनअटेनेबल है। सॉरी, एक मिनट, अनअटेनेबल। क्यों अनअटेनेबल है? बिकॉज बिकॉज आप लोग बताएंगे इसे कमेंट में कि क्यों ये अनअटेनेबल है, ठीक है। मैं इसे आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हर बार मैं एक क्वेश्चन जो है हर एक लेक्चर में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि अनअटेनेबल क्यों है पॉइंट जी जो है, कमेंट में बताएं। और आंसर इसका आपको पता है, इंस्टाग्राम पे जो हम अपलोड करेंगे, जो बाकी के लेक्चर्स के हमारे क्वेश्चन है वो भी हम वहीं पे अपलोड करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व 3, जबकि ये हायर, सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व है और यहाँ पे सबसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कंज्यूमर को मिल सकता है, बट फिर भी वो पॉइंट जी पे ना होकर के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे है। क्यों ऐसा है ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा जो है वो थोड़ा सा इस चीज के बारे में लिखा गया है कि कैसे जो है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको MRS हम बोलते हैं, वो इक्वल होगा जब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज के, यानी मार्केट के रेट के साथ में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। ये चीज हमारी हुई एक। नाउ हमारे पास में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अभी भी इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक आपका खत्म नहीं हुआ। इस टॉपिक के बाद भी इस टॉपिक के बाद भी एक मिनट में इसको इरेज करूं, पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपने क्या क्या और पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब चीजें सबको पता है, और इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। जो पूछने वाली चीजें हैं कि जब ये जो गुड वाई है इसका प्राइस चेंज होगा, जब इसका प्राइस चेंज होगा, और ये जो गुड एक्स है जब इसका प्राइस चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या इंडिफरेंस कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, या बजट लाइन पे, ये जो प्राइस लाइन है इस पे क्या फर्क पड़ेगा? एक चीज। दूसरी, जब कंज्यूमर की इनकम जो हम अज्यूम करके चल रहे थे कि 100 पे कांस्टेंट है, यहाँ किया ना अजम्पशंस पे कि कंज्यूमर का फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, तो इस ए बी बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा और ओवरऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? मींस
चेंज इन प्राइस इफेक्ट और चेंज इन इनकम इफेक्ट, ये दोनों आपको अभी इंडिफरेंस कर्व में पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि मैं इस लेक्चर में तो कवर नहीं करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में उसे मैं कवर जरूर करूंगा। उसके साथ साथ हम कंज्यूमर सरप्लस वाला टॉपिक जो है वो भी कवर करेंगे, और तब जाके हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है वो पूरा खत्म होगा, और उसी के साथ साथ हमारा कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड वाली थ्योरी जो है वो भी खत्म होगी। फिर हम प्रोडक्शन वाली साइड जो है वो आएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो खत्म नहीं हुआ, उसमें भी स्पेशली इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में अभी आप प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जो है ये दोनों जो है वो देखेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी जगह पे नहीं मिलेंगे, जिनको मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्चुअली, तभी मैं इनको क्रोनोलॉजिकली जो है वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नो फिलहाल अभी आप देखें, क्या इंडिफरेंस कर्व की शेप जो है, क्या इंडिफरेंस कर्व की शेप जो है इस शेप से, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इस शेप से जो कि कॉन्वेक्स टू है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, इससे चेंज हो सकती है, ठीक है, इस कर्व से क्या चेंज हो सकती है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकती है। इनडिफरेंस कर्व आपको स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है इस तरह से, या एल शेप भी हो सकती है, ठीक है, ये भी इनडिफरेंस कर्व है, ये भी इनडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये एल शेप भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कब कब हो सकती है वो आपको पहले जानना जरूरी है। इनडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में स्ट्रेट लाइन होगी, और कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में एल शेप होगी, ठीक है। क्यों होगी, अभी रीजन बताता हूं। हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इनडिफरेंस कर्व की शेप इस तरह से कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें होने वाला रेट कौन सा, सब्स्टिट्यूशन का, क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, यही तो पढ़ा, यानी डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्लाइन हो रहा है, यही पढ़ा ना हमने। जब ये जो एम आर एस है ये डिक्लाइन ना हो करके कुछ और हो, तो इंडिफरेंस कर्व की शेप चेंज हो सकती है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की शेप कन्वेक्स होने के पीछे रीजन क्या था, एम आर एस का डिमिनिशिंग होना, यही तो हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा ना, कि डाउनवर्ड स्लोप या कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, क्योंकि एम आर एस डिमिनिशिंग है, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में एम आर एस कभी भी डिमिनिशिंग नहीं होता, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में एम आर एस जो है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, याद रहेगा कि एम आर एस जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मीन्स कि जब आप एक गुड को छोड़ के दूसरी का जो सेक्रीफाइस करते हैं वो कैसा होता है, वो 1:1 होता है, यानी चेंज इन y बाय चेंज इन x जो है आपका वो क्या होगा, 1/1, इसलिए एम आर एस जो है आपका वो कांस्टेंट निकल के आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती हैं, लाइकवाइज टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, तो अगर आप एक की जगह दूसरी को कंज्यूम करेंगे, तो आप एक को कंज्यूम करने के लिए दूसरी को ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जितनी आप उसको छोड़ेंगे टी को उतना ही कॉफी को भी कंज्यूम करेंगे। सपोज दैट मेरे पास में एक ब्लैक पेन है, एक ब्लू पेन है, ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, तो मुझे अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ लिखने की है तो मैं किसी भी पेन को यूज कर सकता हूँ, तो मैं जो सेक्रीफाइस रेट होगा मेरा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो कम या ज्यादा नहीं होगा या डिमिनिशिंग नहीं होगा, वो मेरा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कंप्लीमेंट्री गुड में ये शेप एल शेप हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक गुड जो है जो इस तरफ है, एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है, एक गुड जो है वो दूसरी के बिना यूज नहीं हो सकती, ठीक है, एक गुड जो है वो दूसरी के बिना यूज नहीं हो सकती, यानी इसमें जो एम आर एस है आपका वो बिल्कुल जीरो होगा, क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी देखने को मिलेगा, कि यहाँ पे देखें जो एम आर एस है, ठीक है, किसका, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, वो आपको 1 देखने को मिलेगा, यानी कांस्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं वो हमेशा जो है आपका एल शेप जो है वो होगी, इसमें एम आर एस जो है वो आपका डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, क्यों, क्योंकि इसमें इन दोनों में आप रेट को डिफाइन नहीं कर सकते, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रेट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक गुड जो है वो दूसरी के बिना सरवाइव ही नहीं कर पाती, ठीक कर पाएगी, क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड्स कैसी होती हैं, जो एक के बिना दूसरी ना चल पाए, ठीक है, अगर एक नहीं होगी तो दूसरी का भी काम नहीं होगा, जैसे इंक और पेन का हो गया, ठीक है, जैसे कार एंड पेट्रोल का हो गया, कार जितनी मर्जी हो जब तक पेट्रोल नहीं होगा
तो कार वर्किंग में नहीं होगी। इसलिए आप कार को छोड़ के पेट्रोल की तरफ थोड़ी ना जाएंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, ठीक है। इसलिए आपका ये जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है ये कैसी होगी, एल शेप होगी, ठीक है। तो ये एक चीज जो मैं इसमें आपको समझाना चाहता था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है कि एल शेप कब होती है इंडिफरेंस कर्व की, कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में। स्ट्रेट शेप कब होती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के गुड में। हमेशा याद रखना, इसमें से क्वेश्चन गारंटेड है कि आता है और आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व वाले क्वेश्चन। नो, अभी हमारे पास में प्राइस चेंज इफेक्ट और इनकम चेंज इफेक्ट रहता है, कंज्यूमर सरप्लस रहता है। प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट से एक और इफेक्ट निकलता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अभी वो रहता है। तो अभी तक आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप प्लेलिस्ट के साथ में रहें, इसको शेयर करें। और मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप बीच में आके ज्वाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर से शुरू करें, ना कि सेवन्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ लेक्चर से। अगर आप शुरू करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी कंटिन्यू है, 3 लेक्चर उसके भी हो चुके हैं, उसको भी आप जो है वो कंटिन्यू करें। और एक चीज़ जो आप लोग सब बोल रहे हैं, एमसीक्यू हर लेक्चर के एंड में दें उसके रिलेटेड, तो उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पूरा एक एमसीक्यू के लिए आपके जो पीवाईक्यू हैं उनका एक लेक्चर जो है, हो सकता है थोड़े दिनों तक जो है हम वो लेक्चर जो है वो करें। यानी उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, पी वाई क्यूज जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी पी वाई क्यूज हैं वो कवर करेंगे। जैसे आपका लेक्चरर का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या लेक्चरर किसी और स्टेट का हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी और स्टेट का हो, किसी और पीएससी का हो, तो वो सारी चीज़ें जो है हम एक सेपरेट जो है लेक्चर में वो हम कवर जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो क्वेश्चन मैं हर लेक्चर में पूछता हूँ उसके आंसर इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, जिससे आपकी जो प्रेप है वो और अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। और वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें। अगर मैं फ्री कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों तक जो है ये कंटेंट पहुँच पाए, कि ताकि सबका जो है वो सबको इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर शेयर आप ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।